हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे किस प्रकार जो रेखीय संवेग है और गतिज ऊर्जा में संबंध के बारे में हम लोग समझेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है संरक्षित तथा असंरक्षित बल। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोगों को पता है कि जो हमारा रेखीय संवेग होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वस्तु के द्रव्यमान में हम लोग वस्तु के वेग से गुना कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यदि रेखीय संवेग का परिमाण के बारे में बात करें तो परिमाण हो जाएगा P बराबर m गुने v। ये परिमाण जो होगा वो हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं और हमें पता है कि जो हमारा गतिज ऊर्जा होता है वो कितना होता है। यदि गतिज ऊर्जा यानी कि जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं के वो होता है 1/2 गुने m गुने v स्क्वायर। गति का वर्ग कर देते। अब इन दोनों में हमें संबंध स्थापित करना है। तो कैसे हम लोग संबंध स्थापित करेंगे, तो एक बात आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर v स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ गया। और m है। एक काम कर देते हैं, यदि हम लोग ऊपर भी m से गुना कर देते हैं और यदि हम लोग नीचे भी हम लोग m से गुना कर देते हैं तो हमें आएगा क्या आएगा, हमारा m का वर्ग हो जाएगा, v का वर्ग हो जाएगा बटा 2m आ जाएगा। समझ में आ गया। ये हमारा क्या हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया। ठीक है, अब देखिए यदि हम लोगों को पता है कि P बराबर कितना है, P बराबर है m गुने v। यदि हम लोग P का वर्ग कर दे, P का यदि वर्ग कर दे तो क्या हो जाएगा, m v का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, m का वर्ग और फिर मल्टीप्लाई में होगा v का वर्ग। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग यही वैल्यू जो हमारा मान है पी स्क्वायर का मान यहाँ पर रखेंगे। तो ये है 1, ये है 2। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। समझ में आ गया क्या होगा, 1 तथा 2 से हम लोग इसको समझेंगे। हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मान जब रखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा के ई बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा 2m। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और 2m को हम लोग, ये क्या है, भाग में इधर आकर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे 2m के ई। ठीक है, समझ में आ गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, p के वर्ग के बराबर हो जाएगा। यदि हम लोग p के बारे में बात करें तो p बराबर क्या हो जाएगा, √2m के ई। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि हमारा क्या सूत्र हो गया, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो हमारा रेखीय संवेग होगा वो होगा √2 गुने वस्तु का द्रव्यमान गुने गतिज ऊर्जा। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न ले लेते हैं। जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है कि ये हमारे पास कुछ यहाँ पर एक वस्तु दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 10 केजी के बराबर दिया गया है। ठीक है, इस वस्तु का जो द्रव्यमान दिया गया है, इस वस्तु का गति है, तो गति जो है हमारा देख सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये सूत्र जो है वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि हमको संवेग यदि निकालना है, रेखीय संवेग, तो हम लोग जानते हैं द्रव्यमान गुने जो वेग का परिमाण होता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर m गुने भी, m के जगह पर है हमारा 10 गुने फिर v के जगह पर भी 10 है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये इसका जो इकाई हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 100 केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना है। अब देखिए यदि हम लोग गतिज ऊर्जा निकाले तो हम लोगों को पता है कि √2
एम गुने के ई बराबर कितना होता है, वो होता है हमारा पी के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, वर्ग कर देते हैं। दोनों, एक तरफ यदि स्क्वायर रूट के अंदर में है और दूसरे तरफ नहीं है, तो दोनों तरफ हम लोग को वर्ग करना चाहिए। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे हम लोग, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हम लोग वर्ग कर रहे हैं, देखिए क्या आता है, दोनों ओर वर्ग करने पर हम लोग कहा गया 2m गुने के ई। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर वर्ग किया तो कितना हो जाएगा, p का वर्ग हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, इधर रूट हट गया और इधर p का वर्ग हो गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 गुने हम लोग p से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग गतिज ऊर्जा निकालने वाले हैं। तो देखिए के ई बटा के ई बराबर किसके बराबर हो जाएगा, p का वर्ग कर देंगे बटा 2m हो गया। ठीक है, तो यही हमारा गतिज ऊर्जा हो गया। तो गतिज ऊर्जा हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग p का वर्ग कर देते हैं। तो p हमारे सामने कितना है, देखिए तो 100, तो 100 का हम लोग वर्ग कर देते हैं। तो 100 का हम लोगों ने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया बटा 2 गुने द्रव्यमान देखेंगे हमारा कितना है, 10 केजी के बराबर है। तो 2 गुने 10 कर दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 गुने 100 बटा 2 गुने 10। ठीक है, समझ में आ गया, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा लगभग हमारा 500 जूल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि हमें संवेग पता है तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम गतिज ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। अब देखिए हमने इस सूत्र से गतिज ऊर्जा को प्राप्त किया। हम आपको एक बात और मालूम है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर हम लोगों को मालूम है 1/2 गुने द्रव्यमान गुने गति का वर्ग कर देंगे। तो वैसे करके निकालिए, देखिए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1/2 द्रव्यमान कितना दिया हुआ हमारा 10 केजी, तो हम लोग 10 केजी ले लेंगे। और फिर देखेंगे गति, गति कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो 10 गुने 10। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। इसको हम लोग कटाएंगे, ये आप देख सकते हैं 500 जूल के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गतिज ऊर्जा के बराबर हम लोगों को ये मान जो है वो निकल गया। चाहे इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करें और चाहे 1/2 m गुने v का वर्ग करके यदि निकाल रहे हैं, तो दोनों से 500 जूल के बराबर ही आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग मिटा देते हैं। जो अगला टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं वो है संरक्षी तथा असंरक्षी बल। उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए संरक्षी बल के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे ये क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल से समझेंगे। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक प्रकार का संरक्षी बल है। ठीक, तो ये इधर लिख दिया हम लोगों ने संरक्षी बल, और इधर मैं आप लोगों को समझाऊंगा असंरक्षी बल। ठीक है, इसमें क्या क्या असमानताएं होती हैं इसको हम लोगों को समझना होगा और इसको ध्यान से समझना होगा। देखिए संरक्षी बल क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक संरक्षी बल भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि यदि मान लेते हैं कि यदि किसी वस्तु पर बल संरक्षी लग रहा है, तो बल संरक्षी लग रहा है, तो यहाँ पर जैसे ए बिंदु है, ठीक है, तो वस्तु जो है इधर उधर गया, ठीक, और पुनः ए बिंदु पर यदि वो आएगा तो ए बिंदु पर उसके गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और यदि किसी वस्तु के ऊपर असंरक्षी बल है और यदि वो ए बिंदु इधर उधर घूमते हुए फिर वो ए बिंदु पर आ गया, तो उसका गति जो है वो पहले के समान नहीं होगा, गति में परिवर्तन
होगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। समझ में आ गया? तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ हम लोग किसी वस्तु को, गुरुत्वाकर्षण बल को समझिए। अब जाते वक्त इसका गति क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं v। अब यहाँ पर इसका एक गतिज ऊर्जा होगा ए बिंदु पर, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, ठीक है, और फिर जब ये ऊपर जाने के बाद जब ये लौटेगा और ए बिंदु से ये गुजरेगा तो उस समय इसका गति कितना होगा, v के बराबर होगा। और दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही स्थितियों में इसके गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया? तो पहला बिंदु जो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं वह यह है कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गतिज ऊर्जा में मतलब किसी वस्तु जब पुनः एक ही बिंदु पर आती है, एक ही बिंदु पर आती है, पुनः एक ही बिंदु पर आती है, तो जानते हैं क्या होता है, आती है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें क्या लिख देंगे, नहीं होता है। इसमें क्या लिख देंगे कि जब वस्तु एक ही बिंदु पर आती है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है, इसमें असंरक्षी बल में। अब इसको असंरक्षी बल को कैसे हम आपको बताएंगे, देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक जो है घर्षण बल क्या है, एक असंरक्षी बल है। यहाँ पर हम लोगों ने एक स्प्रिंग ले लिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब स्प्रिंग लेने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमने क्या किया, ये स्प्रिंग इस समय इधर जाती थी तो इसका वेग था भी, लेकिन हम लोगों ने जो सतह ले लिया वो क्या था, उसमें घर्षण बल था, ठीक। तो जब ये आगे जा रही थी तो उसका क्या था, जो गति था वो भी था, वो और आगे गई, इसका गति जो है वो कम हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। और जब ये पीछे लौटेगी, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब ये पुनः यहाँ से गुजरेगी, ठीक है, इस बिंदु से गुजरेगी, तो इसका गति जो है वो पहले से कम हो चुका होगा, क्योंकि घर्षण बल के वजह से इसका ऊर्जा पहले से कम हो गया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो घर्षण बल है उसने पुनः इसकी ऊर्जा को क्या किया हुआ है, कम कर दिया है। तो भीडेस जो है वो कम होगा, किससे, भी से जो होगा, भीडेस जो होगा वो कम होगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब वस्तु पर असंरक्षी बल लगता है तो जब वह पुनः एक ही बिंदु पर आती है तो उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ये बात आप समझ गए। देखिए अब संरक्षी बल में आपको दूसरा बिंदु आपको हम बताने जा रहे हैं। दूसरा बिंदु बड़ा ही प्यारा सा है, उसको समझिएगा। जो ये बिंदु है वो ये है कि एक बार देखिए, जैसे मान लेते हैं कि पुनः पूर्ण चक्र में किया गया काम जो होता है वो शून्य होता है। जैसे पूर्ण यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर, जैसे बिंदु ए पर, ठीक है, अब ऊपर गया, यहाँ पर फिर ए पर आ गया, तो उसने क्या किया, पूर्ण चक्र कर लिया, ठीक है। अब जब वस्तु पूर्ण चक्र को कर लेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कार्य वो करेगा वो शून्य के बराबर करेगा। समझ में आ जाए, उसमें कोई कार्य नहीं होगा यदि संरक्षी बल वस्तु पर लग रहा है। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमें पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अभी हमने आपको बताया कि इस वस्तु पर केवल संरक्षी बल, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो इसके गतिज ऊर्जा में ए बिंदु पर पहले था, फिर वो ए बिंदु पर आएगा तो गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा तो कार्य कितना होगा, वो होगा शून्य के बराबर, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है। समझ में आ गया, पूर्ण चक्र में किया गया कार्य, पूर्ण चक्र में
किया गया कार्य शून्य होता है, किया गया कार्य शून्य होता है, किया गया कार्य शून्य होता है, पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य के बराबर होता है। और इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें यदि आप पूर्ण चक्र में कार्य को करेंगे तो वो शून्य के बराबर नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वस्तु है, मान लेते घर्षण बल लग रहा है, ठीक, समझ में, जैसे यहाँ से आगे की तरफ गया, ठीक, फिर यहाँ पर पीछे की तरफ आया, तो यहाँ पर घर्षण बल है, असंरक्षी बल है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने एक बॉल लिया और बॉल को भी गति से आगे की तरफ धकेल दिया, तो यहाँ पर घर्षण बल जो है वो लग रहा है। तो घर्षण बल लगने की वजह से इसका गति जो है वो कमेगा, ये वाल से, ये दीवार से टकराया और पुनः जब ये वापस इस दिशा में जाएगा तो आप देख सकते हैं कि जो v डैश है, अब इसकी जो गति है वो पहले से कम हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर साफ तौर से इस बात को कह सकते हैं कि जब इसने पूर्ण चक्र को लगाया, ठीक है, पूर्ण चक्र में इसमें यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो शून्य के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा समान है ही नहीं। तो कार्य कितना हो जाएगा? कार्य हो जाएगा 1/2 m गुने v डैश का वर्ग कर देंगे। इस वस्तु का जो द्रव्यमान है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इसका m है, माइनस 1/2 गुने m v का वर्ग कर देंगे। ठीक है, समझ में? ये बात आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है, बस यहाँ पर लिख देना, वो आप लिख सकते हैं। अब जो तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर हम लिखेंगे, वो ये है कि किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये निर्भर पथ पर निर्भर करेगा ही नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, समझ में आ गया, तो वो आरंभिक और अंतिम बिंदु पर वो किया गया कार्य जो है वो इसी पर आश्रित होता है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे हमने क्या किया, इस वस्तु को यहाँ से ऊपर की तरफ उठाया, इस पर जो बल लगा वो mg के बराबर लगा और उसको h ऊंचाई तक हमने इसे पहुंचा दिया। ठीक है, समझ में आ गई। तो h ऊंचाई तक हमने इसे पहुंचा दिया, तो जो कार्य हुआ, कार्य किसके बराबर होगा? f, यानी कि mg, और ऊपर की तरफ कितना लेके गए? h, तो mgh, यही हमारा कार्य होगा जब ये a बिंदु से b बिंदु पर गया। ठीक, लेकिन यदि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आप ऐसे लेके जा रहे होते, ऐसे लेके जा रहे होते, ये रास्ता आप बदल चुके होते, मान लेते ऐसे, इस रास्ते पर ये हमारा a बिंदु है और फिर वही b बिंदु h ऊंचाई पर हम लोग इसको लेके जाते, मान लेते फिर यहाँ से आप ऐसे लेके चल जाते। अब ये पाथ दूसरा है, दूसरा पाथ है। अब मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि आपने बल ऊपर की तरफ mg लगाया और आपने क्या किया, mgh हो गया। ठीक, समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर ये mgh जो है वो किसके द्वारा किया गया कार्य है? ये किया गया कार्य आपके द्वारा है। लेकिन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो संरक्षी बल है वो कितना कार्य कर रहा है? तो उसको यदि ध्यान से देखिएगा तो संरक्षी बल के द्वारा कार्य, संरक्षी बल इधर किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, mg। ठीक है, तो संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य, कार्य है किसके द्वारा? संरक्षी बल के द्वारा। संरक्षी बल जो है वो कार्य को कर रहा है। तो कितना हो गया यहाँ पर? mg। ठीक है, और ऊपर की ऊंचाई को लेकर h हाइट पर, तो कितना हो गया? माइनस mgh। ठीक है, समझ में आ गई, क्योंकि mg नीचे लगा हुआ है और h ऊंचाई तक हम इसे लेके गए। ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, h ऊंचाई तक लेके गए तो हम लोग यहाँ पर जो कार्य करेंगे वो mgh के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस रास्ते से लेके जाएंगे, तो इस रास्ते से लेके जाएंगे तो mg कहाँ लगेगा? संरक्षी बल कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। रास्ता चाहे जो भी हो, संरक्षी बल कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। तो यहां से यहां तक, मान लेते A से B तक यदि हम इसे लेके जाएंगे वस्तु को, तो क्या हम कोई कार्य को करेंगे क्या? तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये बिंदु हो गया C। ठीक है, तो A से B लेके गए तो वर्क हमको करना होगा। जैसे मान लेते A से B पहले लेके गए हम लोग, तो कितना होगा? mg नीचे की तरफ और विस्थापन कितना हो जाएगा? इधर हो गया। तो यहाँ पर वर्क कितना हो जाएगा? 0 जूल के बराबर हो जाएगा।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो mg कहाँ लगा है, नीचे की तरफ, और विस्थापन कितना हुआ, h हुआ है ऊपर की तरफ। तो वर्क कहाँ से, b से c तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संरक्षी बल कहाँ लगा है, नीचे की तरफ, और उसका विस्थापन कहाँ हुआ है, ऊपर के तरफ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो कार्य होगा यानी कि संरक्षी बल के द्वारा वो -mgh के बराबर हो जाएगा। यही कार्य होगा संरक्षी बल के द्वारा। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जब ये C से B बिंदु तक गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि ये रास्ता यहाँ पर ये जो विस्थापन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, बल जो है कुछ इस प्रकार से लगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो कार्य है वो फिर क्या है, शून्य के बराबर है। ठीक है, समझ में आया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं B से C, फिर C से B गया तो वर्क डन यहाँ पर इसको B पॉइंट मान लेते हैं, और इसको B पॉइंट आप मान सकते हैं, इसको E पॉइंट मान लेते हैं हम लोग। तो C से E गया जब वर्क डन फ्रॉम C से E, क्योंकि हम इसे जल्दी में बता रहे हैं। ठीक है, तो C से E गया तो क्या हो जाएगा, वो शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ से जो इस रास्ते से लेके जाने पर जो टोटल जो कार्य होगा कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक कार्य जोड़, यहाँ से यहाँ तक कार्य जोड़, यहाँ से यहाँ तक कार्य, तीनों कार्यों को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो शून्य हो गया, यहाँ से यहाँ तक -mgh हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक शून्य के बराबर हो गया। तो यदि हम लोग कुल कार्य जोड़ेंगे, तीनों कार्य को जोड़ देंगे, तो फिर हम लोग कहाँ ए से ई यहाँ पर पहुंच गए, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 0 + 0 -mgh, यही हो जाएगा। तो हम आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर संरक्षी बल गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है। अब गुरुत्वाकर्षण बल जो लगा हुआ है उसको हम लोगों ने ये एक रास्ता ऐसे लेके गए, और एक रास्ता जो है दूसरा पाथ डायरेक्ट यहाँ से नीचे से ऊपर लेके चले गए। तो दोनों पाथ में, दोनों रास्ते में आप इस बात को देख सकते हैं कि जो कुल कार्य है वो उतना ही। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। -mgh यहाँ पर भी क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल mg नीचे की तरफ, h ऊंचा गया है तो -mgh, समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो कार्य, किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ कौन सा पथ पर निर्भर करेगा ही नहीं, आप पथ पर जो भी पथ आप यूज करेंगे पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। ठीक, समझ में आ गया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं घर्षण बल है। अब हम लोगों ने ए बिंदु से, यहाँ ए बिंदु है और बी बिंदु सीधा ऐसे लेके गए, तो आप देखेंगे कि इसमें कार्य हुआ। ठीक है, तो किया गया कार्य पथ पर क्या करेगा, निर्भर करेगा, ये पथ है। ठीक है, समझ में आ गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि इसको पूरा तरीके से घुमा फिरा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि घर्षण बल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में घर्षण बल जो होगा वो ऋणात्मक में ज्यादा कार्य करेगा इस पथ से, और जबकि ए बिंदु से सीधा बी बिंदु तक लेके गए तो घर्षण बल जो होगा वो ऋणात्मक में कम कार्य करेगा। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि असंरक्षी बल लगेगा तो क्या होगा कि जो किया गया कार्य पथ पर निर्भर करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। बस आज इतना ही, उम्मीद करते हैं आज आपने चीजों को समझा होगा। बस